गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में फिर वर्क को आगे बताएंगे। हम 13 पॉइंट बता चुके थे कि वर्क कितने तरह का होता है, कैसे कैसे वर्क होता है। एक दो चीज़ और है, वर्क ड्यू टू सूडो फोर्स और वर्क ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। ये दो बताएंगे आगे, तब हम एनर्जी में जाएंगे। पहला है वर्क ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। अगर किसी स्प्रिंग पर F फोर्स स्प्रिंग है, कंसीडर देयर बी स्प्रिंग, F force is applied on it, having a spring constant K. F force is applied on it, उसके ऊपर F force लगाया गया, तो F is directly proportional to X, F is equal to minus KX। माने इस बॉडी के ऊपर KX ऊपर क्यों लगेगा और फोर्स जो लगा रहे हैं ये नीचे क्यों लगेगा। इलॉन्गेशन हो गया, F फोर्स लगाने के बाद ये इलॉन्गेशन हुआ, X फोर्स लगाने के कारण उसको ऊपर में KX लगा और नीचे F लगा। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट dx। छोटा सा कंसीडर सेक्शन के लिए चलते हैं, F बराबर माइनस KX dx, dw इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करते हैं, dw इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस K इंटीग्रेशन x dx, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक। तो w इज इक्वल टू होगा माइनस K x स्क्वायर बाई 2, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक। w इज इक्वल टू माइनस हाफ K x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन। ये होगा ड्यू टू स्प्रिंग। तो अगर स्प्रिंग फोर्स के कारण अगर वर्क डन निकाला जाएगा तो ग्राफिकली जितना, एक और बताएंगे इससे पहले, ग्राफिकली क्या होता है कि जब एरिया जितना कवर करता है तो जितना एरिया भी कवर करेगा, अगर स्प्रिंग फोर्स के कारण करेंगे तो निगेटिव वर्क होगा। तो जितना इस तरह का ग्राफ आएगा और इसका जितना एरिया होगा दैट इज द वर्क डन। ये होगा स्प्रिंग के कारण। और अगर एक्सटर्नल फोर्स के कारण पॉजिटिव वर्क डन हुआ, क्योंकि जिधर फोर्स लगाया उधर ही इलॉन्गेशन हुआ है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, उसका जितना एरिया कवर करेगा दैट इज द वर्क डन। ये है एक्सटर्नल फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स था, ये एक्सटर्नल फोर्स था। एक्सटर्नल फोर्स के कारण पॉजिटिव वर्क होता है और स्प्रिंग फोर्स के कारण नेगेटिव वर्क होता है। हेंस वी कैन से ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स work is positive, negative due to a spring force। Work done is negative, work done is negative due to external force, work done is positive। ओके। 15वां पॉइंट है कि वर्क डन में बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। इस पर स्क्रीनशॉट लीजिए। वर्क डन due to work done graphical representation of work done, graphical representation of work done। When we draw graph, between force and x,
force and x, the area covered by the curve on displacement axis is equal to work done. If W is greater than 0, then graph will be in first and third quadrant. If W is less than 0, then graph will be in second and फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा. अगर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड में होगा, दैट इज पॉजिटिव, W इज ग्रेटर देन 0. और अगर सेकंड एंड थर्ड में होगा तो W इज लेस देन 0. जैसे कोई अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहा है, मान लो एक बॉडी को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहा है, तो वर्क बराबर हो जाएगा mg इसका फोर्स लग रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है, तो mg हो गया. अब डिस्प्लेसमेंट मानते h हुआ, h इंटू कॉस 180, यानी W बराबर होगा माइनस mgh. तो अगर फोर्स mg के बराबर, ये मतलब ये ग्राफ होगा, mg इधर दिखाएंगे और इस तरह का ग्राफ दिखाएंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में. लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी दिखाना चाहेंगे तो इसमें दिखाना होगा, या जिसके कारण पॉजिटिव वर्क होता है उसके कारण दिखाएंगे तो थर्ड और सेकंड में दिखाएंगे, थर्ड और फर्स्ट में दिखाएंगे. तो इस तरह का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वर्क डन का. अब एक और है, अंतिम है 16 नंबर है कि वर्क डन ड्यू टू द नंबर work done due to the pseudo force. pseudo force किसको कहते हैं? pseudo force किसको कहते हैं? when a body is in a system in which system has some acceleration, then body will experience pseudo acceleration just opposite to the acceleration of the system. Consequently, pseudo force. अब इसको एक दिखाते हैं क्वेश्चन है. मानते हैं एक लिफ्ट है, जो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है. इस लिफ्ट के अंदर एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है, और तीसरा बॉडी सी है. इसका नॉर्मल रिएक्शन n है और इसका वेट mg लग रहा है. तो वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू सी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट में. तो ये क्या देख रहा है? ये तो इनर्शियल फ्रेम में है. मतलब इनर्शियल फ्रेम में जनरली सूडो फोर्स जो होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही आता है. नॉन इनर्शियल फ्रेम में होने के कारण नॉर्मल रिएक्शन सी लगता है. तो सी इनर्शियल फ्रेम में होने के कारण ऊपर में क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन. तो n माइनस एम जी बराबर m इंटू ए. तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ma प्लस एम जी. मानते ही ये t सेकंड तक ऊपर चला
टी सेकंड कितना डिस्टेंस कवर करता है निकाल लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक एक्सेलरेशन से चल रहा था, क्लियर है, पता चल रहा है एक एक्सेलरेशन चल रहा है, यू जीरो है प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो इसका कितना वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू होगा नॉर्मल रिएक्शन इंटू एस। तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर कितना होगा, एम इंटू ए प्लस जी इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू सी, वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू सी। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऐसा होगा तब ऐसा होगा। अगर हम बी के रिस्पेक्ट में बनाना चाहें, ए के रिस्पेक्ट में बी का क्या होगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम निकालना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सी था विथ रिस्पेक्ट टू सी था। अगर हम वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए लेते हैं तब क्या होगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा, एम ए लगेगा, इसके कारण एम जी भी लगेगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स के कारण नॉर्मल रिएक्शन हो गया एम ए प्लस एम जी, एम ए प्लस एम जी, एम ए भी लगा प्लस एम जी हो गया, एम कॉमन हो गया ए प्लस जी। अब कितना डिस्टेंस चला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो था, वेलोसिटी जीरो था, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, मानते एस डिस्टेंस ट्रेवल किया तो टोटल वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर होगा एम ए प्लस जी इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा एम ए प्लस जी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बाहर वाले के साथ भी लिखिए, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन निकालने का तरीका अलग हो जाता है, बस यही आपको समझना है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू ए लग रहा है तो इसमें इसके द्वारा भी वर्क डन हो रहा है, तो इसके द्वारा विथ रिस्पेक्ट वर्क डन बी हो गया। अब वर्क डन बी विथ रिस्पेक्ट वर्क डन ए कितना किया, वर्क डन ए किया एम ए, उस पर एम ए फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स के लिए देंगे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी वर्क डन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर हम चलेंगे तो एम ए जी हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, ये माइनस लगेगा, नीचे क्यों लग रहा है, माइनस एम जी हाफ ए टी स्क्वायर प्लस माइनस हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना वर्क डन बचेगा, एम जी हाफ एम जी ए टी स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सूडो फोर्स के कारण कैसे वर्क डन होता है। 16th हो गया, चलते हैं एनर्जी में, अब चलते हैं। व्हाट इज एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क is called energy. It is a scalar quantity. Scalar quantity. It is added algebraically. Third, it may be positive, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। पांचवा, एसआई यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग, इतना होगा। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। पहला पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। 2 तरह का पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। पोजीशन चेंज कर दिए, शेप एंड साइज चेंज कर दिए, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। जैसे स्प्रिंग है, उसको कंप्रेस कर दिए तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया।
इसको स्ट्रेच कर दिए, फिर इस हो गया स्ट्रिंग को खींच लिए। बो एंड एरो में देखो, अब बो को खींचते हैं उसके स्ट्रिंग के थ्रू, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। रिलीज करते हैं तो वो पूरा अपना पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिंग उस बो को दे देता है, वो काइनेटिक एरो को दे देता है, और काइनेटिक एनर्जी के रूप में आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये दो तरह का एनर्जी जो आपस में ट्रांसफर होता है, वो कंजर्वेशन थ्योरी में चलेंगे। अभी चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे energy possessed by the body by virtue of its position. Energy possessed by the body by virtue of its position and configuration. इसका रिलेशन क्या है वर्क डन के साथ? तो न्यूटन बोले थे कि इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल फोर्स टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव वर्क डन। इसका तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल यू। डेल यू का मतलब माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और वी कैन राइट यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दैट इज वर्क डन। अब इस पर एक क्वेश्चन हम इसको क्लियर करते हैं। मानते कोई एक चेन है, इसके एज से ये चेन लटका हुआ है, L/3 डिस्टेंस पर लटका हुआ है, और टोटल 12/3 टेबल पर है। तो पूरा ऊपर खींच लेने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? टू पुल द चेन ऑन द टेबल फाइंड द वर्क डन। क्या होगा वर्क डन? चेन को ऊपर की ओर पुल कर लें, इसके लिए क्या वर्क डन होगा? तो पहले क्या इनिशियल एनर्जी था? पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तो बताया नहीं कितना होता, लेकिन फिर भी हम बताते हैं mgh मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन के कारण से पोजीशन के कारण mgh होता है। रेफरेंस लाइन पर डिपेंड करता है, ऑन द लाइन होता है 0, एबव द लाइन पॉजिटिव, बिलो द लाइन निगेटिव। ये बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन में दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन के लिए बताएंगे, तो बताएंगे। पहले क्वेश्चन बताना चाहते थे कि वर्क डन के साथ क्या रिलेशन है। तो इसका पूरा टोटल मास m है, तो इस पूरे सेक्शन का मास क्या है? L लेंथ के लिए, L लेंथ पूरा के लिए मास m है, तो L/3 के लिए कितना मास होगा? m/L इंटू L/3, दैट इज m/3 उसका मास होगा। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी कितना हो गया? क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है तो माइनस लेंगे, इसका मास m/3 है तो m/3 लेंगे। g लग रहा है, यहां से हर एक का अलग अलग वेरिएबल डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस इतना है, इसका डिस्टेंस इतना है, इसका डिस्टेंस इतना है, इसका डिस्टेंस इतना है, तो एक मीन पोजीशन से इसका डिस्टेंस लिया जाएगा। तो इसका मिडिल पॉइंट L/3 का क्या होगा? L/6। तो L/6 इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या होगा? माइनस होगा, फिर इसका भी पूरा का पूरा टेबल पर ला देंगे। इसका अगला डायग्राम इस तरह से हो जाएगा। पूरा का पूरा टेबल पर ला दिए, तो मास तो m हो गया, g लगा, लेकिन इसका रेफरेंस लाइन पर रहने के कारण 0 हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 हो गया। अब हम W बराबर निकालते हैं, वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस mgl/18 इनिशियल एनर्जी, और माइनस फाइनल एनर्जी 0 बराबर W बराबर हो गया माइनस mgl/18। मतलब निगेटिव वर्क करना पड़ा हमको ऊपर की ओर, इतना mgl/18 वर्क डन करना पड़ा। इस तरह से यानी वर्क डन भी हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन के साथ। ये पॉइंट हम कहीं लिखाए थे कि इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल फोर्स टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो उस पर रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ऐसा ही और 2-3 पॉइंट जो लिखे थे उसको एक्सप्लेन उस जगह नहीं कर पाए थे, तो धीरे धीरे इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हेंस देयर आर 2 टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
Hence there are two type of potential energy. There are two types of potential energy. पहला एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, और दूसरा एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन पहले चलते हैं। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, consider there be a body, having mass m kept up to the height of h above the reference line, रेफरेंस लाइन से ऊपर रख दिए h हाइट तक, ये रेफरेंस लाइन है मेरा। मास m है, m बी द मास ऑफ द बॉडी, m बी द मास ऑफ द बॉडी, देन वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस mg फोर्स लगा इस पर, mg फोर्स लगा h इंटू कॉस 180 बराबर माइनस mg। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, निगेटिव ऑफ द वर्क डन माइनस mgh, दिस इज इक्वल टू mgh। तो अगर हम इसको ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, वर्क डन अगर हमको उसको निकालना है, अगर हमको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का ग्राफ नीचे h तक गया, mg नीचे लगा, तो फोर्स और x के बीच में ग्राफ है, तो ये वर्क डन के लिए ग्राफ हुआ, दिस इज इक्वल टू W बराबर mgh हुआ, माइनस mgh। और इसी में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए चलते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh हुआ, f फोर्स लगा h हाइट तक, ये h है, तो ये जो वर्क डन हुआ ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड पोटेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस mgh हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में। वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लाइन, वी कैन से हेंस वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन, ऑन द लाइन potential energy is 0, above the line potential energy greater than 0, and below the line potential energy less than 0. This energy is also called gravitational potential energy, क्योंकि ये पोजीशन के कारण होता है, so it is also called gravitational potential energy. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, energy developed in the body due to shape and size of the body, this then it is called energy due to कॉन्फ़िगरेशन, तब उसको एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मानते कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग, कंसीडर देयर बी ए स्प्रिंग
of a spring constant K, a block of mass m is attached with it, उसके साथ अटैच्ड है. F force is applied on it. अब इस पर फोर्स F लगाते हैं. So that a spring is elongated by x. F force is applied on it. F force is applied on it so that spring is elongated by x. The elongation doesn't occur in the body. बॉडी में elongation नहीं हुआ है, बल्कि स्प्रिंग में elongation हुआ. इसका मतलब ये वर्क डन जो हो रहा है स्प्रिंग के कारण हो रहा है. तो वर्क डन बराबर वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग due to the shape and size changes in the spring. स्प्रिंग में चेंजेज आए जो भी वर्क हुआ. दिस इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, शेप एंड साइज के कारण जो कॉन्फ़िगरेशन जो वर्क डन होता है उसको कहा जाता है एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन. Energy developed in the body due to shape and size of the body, then it is called energy due to configuration. Consider there be a spring, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उस पर जब फोर्स लगाया गया तो स्प्रिंग इलोंगेट हुआ x से. मतलब जो भी डिफॉर्मेशन या जो भी चेंजेस आएगा, वेदर इट इज कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड, अकर इन द स्प्रिंग नॉट इन द ब्लॉक. ब्लॉक को में कुछ चेंजेस नहीं आया, ब्लॉक वैसा ही था. वो एक मीडियम रहा कि उसको पुल किया गया या किया गया, खींचा गया उसको पकड़ करके. तो स्प्रिंग में इलोंगेट हुआ, जो भी वर्क डन होगा स्प्रिंग के कारण होगा. तो स्प्रिंग पर फोर्स कितना लग रहा है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हुआ फोर्स लगाने के कारण. F इज इक्वल टू माइनस kx, वेयर k इज कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. उसी को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं. मतलब जो फोर्स लग रहा है माइनस kx स्प्रिंग में लग रहा है. अब एक छोटा सेक्शन dx के लिए लेते चलते हैं. We consider for a small displacement, dx. तो dw बराबर क्या होगा? f dx. f इज इक्वल टू माइनस kx dx dw. इंटीग्रेट करते हैं, कहां से कहां तक ले जाएगा. ये जीरो इनिशियल पोजीशन था, वो जाते जाते फाइनल तक गया, जीरो से लेकर के x तक. तो w इज इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस के तो कांस्टेंट रहा है, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, जीरो से लेकर x तक. यानी w इज इक्वल हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. ये वर्क डन हो गया. तो वर्क डन का अभी फॉर्मूला बताया कि जब भी वर्क डन निकल जाए तो पोटेंशियल एनर्जी उसका ठीक निगेटिव होता है. यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर. सो वेदर द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, वेदर द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और elongated, configuration potential energy is always positive. चाहे वो कंप्रेस हो या उसको कंप्रेस कर दें या इलोंगेट कर दें स्प्रिंग को, हर केस में उसका वर्क डन पॉजिटिव होता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस लाइन. ये रेफरेंस लाइन पर डिपेंड नहीं करता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस लाइन. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस लाइन, ऑलवेज पॉजिटिव होता है. ये दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन है. इसका अगर हम ग्राफ खींचें, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो कैसा पाथ होगा?
तो इससे पहले हम बताए होंगे कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर, अगर दोनों पर एक एक वेरिएबल होगा तो स्ट्रेट लाइन होता है। एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, या एक्स बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी बराबर 1, दोनों में से कोई हो तो पाराबोला होगा। कैसे पहचान में आया कि पाराबोला होगा? कि एक्स पर पावर 2 है, वाई पर पावर 1 है, या एक्स पर पावर 1 है, वाई पर पावर 2 है, इसलिए पाराबोला हुआ। एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई ए बराबर 1, दोनों पावर और दोनों कोफिशिएंट बराबर हो तो ऐसा का सर्कल होता है। एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी बराबर 1, ऐसा इलिप्स होता है। अगर बीच में माइनस हो, एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस वाई स्क्वायर बाई बी बराबर 1, तो ये हाइपरबोला होता है। तो हाइपरबोला कैसा रिप्रेजेंट? स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा, पाराबोला कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा, सर्कल कुछ इस तरह से लगेगा, इलिप्स कुछ इस तरह से लगेगा, हाइपरबोला कुछ इस तरह का लगेगा। तो ये सब पहचाना। तो यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी और एक्स के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो 1 पावर यहाँ पर है, 2 पावर इस जगह है। तो इसका मतलब अगर हम u और x के बीच में ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इस तरह का ग्राफ आएगा। और जितना एरिया कवर करेगा, दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन टाइम एक्सिस इज इक्वल टू वर्क डन। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि पॉजिटिव होता है इसका। ग्राफ एक्स के साथ यू का पैराबोलिक होगा। ओके, इस तरह का ग्राफ हुआ। इसका ग्राफ ऑरिजिन पर 0 था, अब एक्स पर इलोंगेट किए तो हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक है, इस तरह ग्राफ होगा। अब दूसरा एनर्जी, दूसरे तरह का एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। तो इसको कैसे हम करेंगे? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion. एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण कितना एनर्जी पोजेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कंसीडर देयर बी ए बॉडी हैविंग mass m, initial velocity u, F force is applied on it, so that acceleration A is developed in the body, this increases its velocity v, जिसके कारण उसका वेलोसिटी v हो गया। ठीक है, मानते एक बॉडी है जिसका मास m है, f इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, f फोर्स लगाया गया तो b पहुंचा, और यहां पर मास तो m ही था, वेलोसिटी v हो गया, फोर्स f लग रहा था। वी कंसीडर फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, velocity v, and the body covers x distance, x distance कवर किया। वी कंसीडर फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, वी कंसीडर फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के चलते चलते हैं तो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f dx होगा, f बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx हो जाएगा, होगा dw बराबर f dx cos थीटा होता है, थीटा 0 है, यहाँ थीटा है, थीटा इज 0, जिस डायरेक्शन में फोर्स डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, तो थीटा 0 है तो cos थीटा बराबर cos 0 इज इक्वल टू 1 है, इसलिए 1 लिए।
और एम ए बराबर क्या पढ़े, ए इज इक्वल टू पढ़े डीवी बाई डी टी, तो यहां पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम डीवी बाई डी टी इंटू डी एक्स, और हम फिर डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या पढ़े, भी पढ़े, तो डी डब्ल्यू बराबर होगा एम भी डी वी, इंटीग्रेट करते हैं u से लेके v तक गया, 0 से लेके w तक गया, तो कितना आ जाएगा, w बराबर m v स्क्वायर बाई 2 u से v और हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एनर्जी कितना आया, एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू आया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है। तो इफ u बराबर 0 अगर होगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हुआ। अब इसका अगर हम ग्राफ खींचा जाए, इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन पर डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस लाइन, डिपेंड ऑन रेफरेंस लाइन। तीसरा, अगर हम इसका ग्राफ खींचे काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में, भी के बीच में, तो क्लियर अगेन काइनेटिक एनर्जी पर एक पावर है, भी पर 2 पावर है, तो पैराबोलिक पाथ होगा, इस तरह का आएगा। और जितना इन एरिया कवर किया, जितना ये एरिया कवर किया, दैट इज एरिया इज इक्वल टू वर्क डन, ये एरिया वर्क डन के बराबर हुआ। अगर हम वेलोसिटी को, काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ रिलेशन दिखा दें, चौथा पहला, इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। चौथा, इसका रिलेशन निकलता मोमेंटम के साथ, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। चौथा पॉइंट, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को E से डिनोट करें, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड P इज इक्वल टू होता है एम वी। तो P स्क्वायर बराबर क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय m बोथ साइड, मल्टीप्लाइड बाय m बोथ साइड, तो एम ई बराबर हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, 2 को इधर ले आते हैं, 2 एम ई बराबर पी स्क्वायर, यानी P इज इक्वल टू रूट ओवर 2 एम ई। तो E का और उसके बीच का, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होगा, अगर E का फॉर्मूला होगा तो P स्क्वायर बाई 2m। तो अगर 5% से कम पर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, नीट उट में क्वेश्चन पूछता है कि P इज इंक्रीज्ड 4%, M इज 2%, तो फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना होगा, कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी डी के ई बाई या डी ई बाई ई, दिस इज इक्वल टू 2 डी पी बाई पी और प्लस 2 तो ये रहेगा नहीं, कांस्टेंट है, डेल एम बाई या डी एम बाई एम। तो 2 डी पी कितना 4%, 8 हो गया, और प्लस डी एम 2%, 10 हो गया परसेंट, बराबर 10% बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 5% से ऊपर है तब क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनाएंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस की तरह क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले उसको इस तरह का बताएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस से बनाएंगे, इस पर ग्राफ इसके बाद बताते हैं। 5वां पॉइंट चलते हैं कि अगर इसका परसेंटेज 20% बढ़ गया, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड, momentum is increased 20%, find the percentage change in kinetic energy। तो क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, p² by 2m, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, p + p × 20 by 100 स्क्वायर बाई 2m, 20 25 100, 5 1 6, 36 p² बाई 50m, 25 नीचे आएगा और 2 पहले से था 5। तो परसेंटेज चेंज बोले ना प्रॉफिट लॉस की तरह करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100 इंटू % तो p² बाई 2m कॉमन ले लेते हैं, या एक बार दे देते हैं 36 p² बाई 25 इंटू 2m माइनस p² बाई 2m बाई p² बाई 2m इंटू 100%। तो कितना होगा, p² बाई 2m कॉमन हो गया, 36 माइनस 25 माइनस 1 बाई p² बाई 2m इंटू 100%। कैंसिल हो गया, 25 36 कितना बचेगा 11, 36 माइनस 25 बाई 25 इंटू 100%, 25 400, 36 माइनस 25 11 इंटू 4 बराबर 44%। इस तरह से परसेंटेज लॉस से क्वेश्चन बना देंगे हम। अगर 5% से ज्यादा हुआ तो आप प्रॉफिट लॉस जैसे बनता है उस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा, कितना परसेंट बढ़ा, और अगर वो 5% से कम रहा तो एरर मेथड से उसको सॉल्व कर लीजिएगा कि कितना परसेंट एनर्जी में चेंज हो जाए, कितना परसेंट मोमेंटम में चेंज हो जाए, उसी के आधार पर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका ग्राफ में चलते हैं, p² बाई 2m, E बराबर E इज इक्वल टू p² बाई 2m। अगर मास कांस्टेंट है तो इसका भी पाथ पैराबोलिक होगा। E और P के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो इस तरह का ग्राफ आएगा, पैराबोलिक आएगा E और P के बीच में ग्राफ कुछ इसी तरह से आएगा, और P और P बराबर √2me हो गया। अगर बाई एक्सिस में P को ले लें और p² को ले लें, इधर में E ले लें, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इसका पाथ, क्योंकि p² बराबर कितना हो जाएगा, p² बराबर 2me, मास कांस्टेंट है नहीं, p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। p² और E के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो, और P और E के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो पैराबोलिक आएगा। इस तरह से एनर्जी बताएं। एनर्जी पर अभी और क्वेश्चन हमको बताना बाकी रह गया है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे, कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी बताएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। इसको देखिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।